सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड फिजिक्स का लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, वो भी पीवाईक्यू सीरीज का चल रहा है ये। ठीक है, पूरा जीके जीएस का जो पीवाईक्यू सीरीज होगा, जो आरआरबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, वो चीज चल रहा था। तो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर पूरा का पूरा लेक्चर देखा जाए तो ये 8वां लेक्चर हो जाएगा पीवाईक्यू सीरीज का। लेकिन अगर फिजिक्स में देखा जाए तो ये 3रा हो गया। ऑलरेडी हम 5 ज्योग्राफी का भी पीवाईक्यू सीरीज का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है टोटली है वो किस पर है, तो फिजिक्स का चैप्टर है पावर एंड एनर्जी। पावर और एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह जान लेंगे, बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताना था आप लोगों को कि अगर हम सोच रहे थे, हमको ऐसा लग रहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं कि साइंस का जितना भी होता है क्लास 6 टू क्लास 11 12 में, जो भी हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस में, सिर्फ और सिर्फ साइंस में, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, ताकि हमको पता चल पाए कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 6 से लेकर 11 12 जो भी होगा वहां तक, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूरा का पूरा चीज डिस्कस वीडियो में कर दिया जाएगा। हो सकता है पार्ट्स में आए, क्योंकि एक ही वीडियो हम नहीं बना सकते, मेरे पास उतना मेमोरी नहीं है किसी भी डिवाइस में, तो हमको पार्ट बाई पार्ट ही बनाना पड़ता है। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि हाँ हमको एनसीईआरटी का पूरा समरी चाहिए साइंस का। ठीक है, तो वो हम वीडियो जरूर बना देंगे आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आप लोग कमेंट में करते हैं या नहीं करते। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोटली पावर और एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है ना, पिछले वीडियो में हम लोग वर्क भी पढ़ लिए थे, बहुत सारा चीज पढ़े हुए हैं ना, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हाँ, न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करते हैं साथ साथ में। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना, पावर एनर्जी वर्क, ये सबसे ना न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, तो इसलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ओके, चलिए तो बिना कुछ देर के हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे फॉर्मूला पावर से रिलेटेड, है ना। चलिए तो पढ़ लेते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। पावर का फॉर्मूला हम जितना फॉर्मूला आपको बता रहे हैं ना, आप उतना अगर फॉर्मूला आप ध्यान में रख लो, अगर दिमाग में रख लो, तो आपको और कोई फॉर्मूला जानने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर एक्चुअली होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, चाहे आप पढ़े भी होंगे, है ना, ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं, क्या है भाई, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो इससे मेरा बहुत सारा फॉर्मूला निकल जाता है ना, V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाता है। इधर देखते हैं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम है। अब वर्क डन क्या होता है, ये एक टाइप का एनर्जी, मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो इसके जगह पर हम लोग एनर्जी भी पुट कर सकते हैं ना, एनर्जी भी पुट कर सकते हैं। अब ये एनर्जी चाहे क्या हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो और चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, हम अपने बेसिस के आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम हो जाए, और हो सकता है P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। ज्यादातर करके यूज ये वाला होता है ना। P का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ mg और h आ जाता है, और Ke का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/2 mv स्क्वायर आ जाता है। तो देख रहे कितना सारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, P इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ लेते, P इज इक्वल टू W अपॉन T है। हाँ, एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अब देखिए इसका यूज कर लेंगे हम लोग, देखिए क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V और इंटू V बाई आर लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V, और V अपॉन आर को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो I लिखते हैं, तो V इंटू आई। तो मेरा एक फॉर्मूला यहाँ से भी आ जाता है। ये सब फॉर्मूला ही है, टोटल का टोटल, ये ठीक है ना, ये सब सारा फॉर्मूला ही काउंट में जा रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। P इज इक्वल टू वी आई हो गया। अब P इज इक्वल टू वी आई है,
और v इज इक्वल टू आई आर होता है। देखिए v p इज इक्वल टू वी आई है, और v के जगह पर हम लोग वी आई आर पुट कर सकते हैं। v की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, आई आर पुट कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, आई आर और इनटू आई, तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। कितना अच्छा सा डिराइव हो जाता है फॉर्मूला, है ना। तो ये इतना सारा जो फॉर्मूला अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी बीच बीच में कुछ यूनिट्स आएगा, ये सब आएगा, वो सब तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट आपको ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। ओके, समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ नंबरिंग तो नहीं दी है, हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ हॉर्स पावर इक्वल्स, एक हॉर्स पावर इक्वल्स कितना के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। 746 वॉट, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है ना। और हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है, पावर का अगर यूनिट निकालते हैं, है ना, पावर का अगर यूनिट निकालते हैं W/T से, है ना, तो ये हो जाएगा जूल और बाई सेकेंड। तो ये जूल सेकेंड इनवर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। मोटर इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सब। जैसे ट्रैक्टर हो गया 40 HP 50 HP, मोटर होता है, कार्स होता है, वो सब सारा ये सब चीज़ में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, कौन है जो पावर का यूनिट नहीं है ना। तो पावर का यूनिट क्या क्या हो सकता है वो तो फाइंड कर ही सकते हैं ना हम लोग। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। देखिएगा, देखिए अगर आपको ना थोड़ा बहुत भी फॉर्मूला अगर थोड़ा ध्यान में है ना, थोड़ा बहुत भी फॉर्मूला अगर दिमाग में आपके चल रहा है ना, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आप सिर्फ घुमा दोगे ना क्वेश्चन अपने दिमाग में फॉर्मूलाज को, अच्छा इसको यहाँ कर देते, इसको यहाँ कर देते, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। देखिएगा कैसे, एक ही टाइप से फॉर्मूला अब इतना ही है तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई, तो यहीं से ना पूछेगा घुमा फिरा के, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होता है ना। हम आपको पहले भी बोले कि क्वेश्चन कुछ रिपीट होगा, इसलिए हम लोग उसको जल्दी जल्दी पार करेंगे। तो P इजकल टू W/T हो गया। वर्क डन का होता है जूल और बाई सेकेंड। तो एक तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है जूल सेकेंड इनवर्स, एक फॉर्मूला में मेरा यूनिट बन जाता है जूल बाई सेकेंड, और एक इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं वॉट। तो देखो तो क्या हो गया, जूल बाई सेकेंड मेरा होता ही है, हॉर्स पावर हम लोग पढ़े ही हैं, हॉर्स पावर HP हम लोग अभी देख लिए, और वॉट होता ही है। तो इसका मतलब कौन नहीं होगा, तो मेरा किलो वॉट आवर नहीं होगा। तो ये किसका है, किलो वॉट जो आवर है ना, ये है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, एनर्जी का यूनिट है ये किलो वॉट आवर। ध्यान में रखिएगा, किलो वॉट आवर जो होता है ना, वो जो घर में हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं ना, BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है ना, वो किलो वॉट आवर में ही। आप अपने मीटर में KWH जहाँ देखिएगा ना लिखा हुआ, उसके साथ जो नंबर होगा समझ लीजिएगा वही आपका यूनिट काउंटिंग है किलो वॉट आवर। होता क्या है कि आप 1 घंटा में इतना किलो वॉट स्पेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इतना किलो वॉट स्पेंड कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर है 10 किलो वॉट आवर, 10 किलो वॉट आवर है, इसका मतलब ये हो गया कि आप 1 घंटा में 10 किलो वॉट एनर्जी खपत कर दे रहे हैं, काम ले ले रहे हैं उससे। 10 किलो वॉट कितना हो गया, 10,000 वॉट। 10 किलो वॉट कितना हो गया, 10,000 वॉट 1 घंटा में आप यूज़ कर ले रहे हैं। 10 किलो वॉट करने का मतलब 1 घंटा में 10 यूनिट आप यूज़ कर ले रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया। अब शुरुआत में थोड़ा सा है कि थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और उसके बाद तो क्वेश्चन ऐसा लगने लगेगा हवा जैसा, फिर न्यूमेरिकल्स आ जाएगा तब तो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट में आते हैं, हाउ इज पावर इंटरप्रेटेड। ठीक है ना, पावर को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। वर्क डन इन एनर्जी ट्रांसफर, फोर्स चार्ज टू इंक्रीज लोड, वर्किंग रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रेट, और वर्क डन इन अ मिनट। वर्किंग रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रेट, ये होगा हमारा आंसर। क्यों, हम लोग पावर के बारे में पढ़ते हैं क्या, W/टाइम। तो वर्किंग रेट ही तो होता है ना, वर्किंग रेट करने का मतलब जहाँ रेट आए ना, समझ लीजिए वहाँ बाई में टाइम आना ही आना है। तो वर्किंग रेट मतलब क्या हो गया, ये है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर को इंटरप्रेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट। ठीक है ना, या तो वर्किंग रेट होगा या तो एनर्जी ट्रांसफर रेट, दोनों में से कोई एक ही। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट। अभी सेम क्वेश्चन उलट दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, तो पावर ही हो जाएगा हमारा। हो गया। सोचिए ना, ये सब क्वेश्चंस को शिफ्ट में चेंज कर देता है, मतलब शिफ्ट 1 में ये पूछ रहा है, शिफ्ट 2 में ये पूछ रहा है, ऐसा करके हो जाता है।
आसान है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क कहने का मतलब वर्क डन, और रेट अगर आ रहा है तो वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज पावर। तो पावर ही हो गया हमारा आंसर, खत्म। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू ए, मास और इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दिए थे, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी। फोर्स भी मेरा क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। एनर्जी मेरा क्या होता है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सब ध्यान में रखना है। एनर्जी का फॉर्मूला दो तरीके से अगर देखा जाए तो एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी बहुत तरीके का होता है, जनरली हम लोग यूज़ क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों को जब सम अप कर देते हैं तो मेरा पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो इफ अ मैन डू डब्ल्यू वर्क ऑन टी टाइम, डब्ल्यू वर्क कर रहा है ऑन टी टाइम में, ठीक है ना, देन हिज पावर विल बी, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन टीम। डब्ल्यू अपॉन टी कहाँ है भाई? तो ये हो गया। कितना आसान था क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। बोलना ही नहीं कुछ, एकदम फटाक फटाक मारना। देखिए कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, और बताइए मेरे को कि आपका कितना सही हुआ। इफ एन एजेंट डूइंग डब्ल्यू वर्क्स इन टाइम टी, देन हिज पावर विल बी, तो पावर विल बी कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन टाइम। शिफ्ट वाइज पूछा गया क्वेश्चन ये सब। फॉर्मूला ऑफ पावर इज, फॉर्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। कितना रिपीट हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन? रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पावर, पावर हमारा आंसर सीधा। नेक्स्ट है पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू? तो डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है? तो डब्ल्यू डन क्या होता है? वर्क डन, क्योंकि पावर इज इक्वल टू बोला जाता है रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क? रेट ऑफ वर्क किसको मेजर किया जाता है? किससे मेजर किया जाता है? दैट इज पावर। क्या है ये सब क्वेश्चन है कुछ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल आता है। मोहन हैविंग अ मास ऑफ 40 kg, मास दिया हुआ है 40 kg, है ना, और ही क्लाइम्स 50 स्टेप्स, 50 स्टेप्स क्लाइम कर रहा है ना, 50 स्टेप्स क्लाइम कर रहा है। उसके बाद कितना है? इन 10 सेकेंड। टाइम कितना है? इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, हाइट है ईच स्टेप का 15 सेंटीमीटर, है ना, तो टोटल स्टेप कितना हो जाएगा? तो टोटल हम हाइट काउंट कर लेते हैं। टोटल हाइट हो गया मेरा 50 और इंटू 15, 15 पचे 75, है ना, 750 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 7.5 मीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द पावर? तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ वर्क डन तो है नहीं और हाइट पर चल रहा है, तो वहाँ कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या फॉर्मूला? mgh और अपॉन टाइम। मास कितना है भाई? 40, जी कितना लेंगे? 10, एच कितना है मेरा? एच हम कितना फाइंड कर लिए? 7.5, सारा का सारा हम लोग ले रहे हैं एसआई में, और टाइम मेरा कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। 10 से 10 काट देते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 लगाते हैं, एक शून्य से एक शून्य भी कट गया। 75 गुना 4 कितना हो जाएगा? 150 और 150 300 वाट, ठीक है, 300 वाट। कितना आसान था, आ गया। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला यूज हुआ सीधा। अब ऐसा कितना सारा क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, देखिए। इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विथ 600 न्यूटन फोर्स इन 4 मिनट, है ना, बोला जा रहा है क्या कि अगर एक बॉडी, एक बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है विथ 600 न्यूटन फोर्स, 600 न्यूटन फोर्स, 600 न्यूटन 4 मिनट, 4 मिनट में 600 न्यूटन, है ना। देन द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉय। अब 20 मीटर है, ठीक है, और 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये 20 मिनट है, तो कितना कर लेते हैं? 20 मिनट है ना, न्यूटन फोर्स ऑफ 4 मिनट। इफ अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, टाइम निकाल लेते हैं ना सबसे पहले। टाइम टिकन कितना हो गया भाई? 4 मिनट है, तो 4 गुणित 60 कर लेते हैं, तो कितना हो गया मेरा? 240 सेकेंड। क्योंकि एसआई में तो हम लोग को सबको रखना होगा। देखिए कैलकुलेशन जब भी कीजिएगा ना, पूरा का पूरा मात्रा को, सब सारा क्वांटिटी को एसआई यूनिट में लेकर आइएगा, तभी आपका कैलकुलेशन सही हो पाएगा। फोर्स हमारा दिया हुआ है दैट इज 600 न्यूटन, है ना, और डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है? एफ डॉट एस होता है। वर्क डन तो निकाल ले सबसे पहले, तो 600 और इंटू कितना? 20, यानी कि ये हो गया 6 दूना 1200, यानी कि 12,000।
12,000 जूल हो गया मेरा वर्क डन। और हमसे पूछा जा रहा है पावर कितना होगा, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हम लोग लेके आए 12,000 और मेरा टाइम कितना था, टाइम था 240। तो 240 से डिवाइड दे देते हैं, 24 25 20 से होता है, यानी कि मेरा कितना आ गया 50 वाट। ठीक है, हो गया आंसर 50 वाट, हमारा कौन सा आंसर हो गया, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसका ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लगता है ऑप्शन लिखना भूल गए थे। चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ बॉय ऑफ 50 kg मास, ठीक है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम 40 स्टेयर्स इन 9 सेकेंड। 40 स्टेयर्स इन 9 सेकेंड है और है तो 40 है और ये 15 सेंटीमीटर, तो 40 गुना 15, टोटल हाइट कितना हो गया भाई, 40 और गुना 15 हो गया, यानी कि 600 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 6 मीटर, ये तो हो गया भाई। मास मेरा दिया हुआ है 50 kg, ये मेरा मास हो गया। अच्छा, और 9 दिया हुआ है, मेरा टाइम दिया हुआ है, ये मेरा टाइम दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि mgh, क्योंकि हाइट पर है, अपॉन टाइम। मास मेरा 50, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना फाइंड किए 6 और टाइम का वैल्यू 9। कैलकुलेट कर देना है भाई, तो 50 गुना 10 गुना 6 कितना हो गया, 6 पचे 30, 3000, 3000 बटा 9, 9 27, 9 27, 9 27, 333.33 ऐसे आते जाएगा वाट। हो गया, ऑप्शन में अगर है तो यही हो जाएगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है ना, फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा, तो अगर फोर्स और वेलोसिटी के बराबर करना है, देखिए हम लोग यहाँ से फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर लेते हैं, है ना, हम लोग को फॉर्मूला कितना पता है वो जानते हैं। पावर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, तो वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, और वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी से रिलेट किया है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ये चीज़ है। तो पावर का फॉर्मूला अब अगर हम निकालना चाहें तो मेरा हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में तो मेरा टाइम है ही, है ना, नीचे में मेरा टाइम है ही, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर में फोर्स, और एस अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन टी को लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो फोर्स इज इक्वल, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो ये मेरा कौन सा फॉर्मूला आ गया, पावर का ही आ गया लास्ट में। देखिए फॉर्मूला कैसे कैसे यूज हो जाता है। नॉर्मल सा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, उसी को यूज करके यहाँ पर डेरिवेशन पूछ लिया। तो डेरिवेशन से भी क्वेश्चंस आता है, ध्यान रखिएगा। अब 40 kg गर्ल, मास दिया हुआ है ना, क्विकली क्लाइम्स अप द स्टेयर्स ऑफ 5 मीटर हाइट इन 4 सेकेंड। ये हाइट है और ये टाइम है मेरा, ये टाइम है। व्हाट विल बी द पावर, तो पावर इज इक्वल टू कितना, mgh, तो m हो गया मेरा 40, g हो गया मेरा 10, h हो गया मेरा 5 अपॉन टाइम, यानी कि 4, 4 दहें 40, 10 दहें 100 और 25 500, तो 500 वाट हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अ बॉय ऑफ 50 kg मास, ये मेरा हो गया m, क्लाइम्स ऑफ 45 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड, ये हो गया नंबर ऑफ स्टेयर्स है, ये मेरा टाइम हो गया। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 16 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट। तो टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट हो गया मेरा 45 और गुना 16, है ना, 16 25 80 और 16 चौक 64 और 8 72, 720 हो गया ये। अब हमको पूछा जा रहा है पावर, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो गया, mgh, तो 50 और गुना 10 और गुना h मेरा कितना हो गया 720, और अपॉन टाइम मेरा कितना है, टाइम है मेरा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा भाई, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इट्स पावर, तो ठीक तो है भाई, 3600, 7 25 35, 3600 अपॉन टाइम 360 वाट, यही तो है ना। अच्छा 16 सेंटीमीटर था ना, ओहो हो मिस्टेक हो गया ना, 16 सेंटीमीटर था तो 7.20 हो जाएगा ना, 7.20 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो अब मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 3600
72 पचे 360, 360 पर कितना हो गया 2 शून्य, और नीचे में एक और 10 बच जाएगा, वो बोला 2 शून्य, तो 1 2 कट गया, आ जाएगा कितना मेरा 360 वाट। ये हम कन्वर्ट नहीं किया था ना, 7.20 मेरे को करना था। चलो भाई, ये तो हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, द एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज पावर किसके बराबर होगा, तो एवरेज पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन और एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसमें है कुछ, टाइम टेकन बाई टोटल एनर्जी नहीं, फ्री एनर्जी बाई टोटल यूज एनर्जी नहीं, टाइम टेकन बाई डिस्टेंस अराउंड नहीं, एनर्जी बाई टोटल अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 50 स्टेयर्स। 50 kg मास है ना, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 50 kg मास है, यानी कि ये m हो गया, ये 40 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड्स है, और 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट कितना हो गया भाई, 40 गुना 15, 15 चौके 60, 600 सेंटीमीटर हो गया। 600 सेंटीमीटर करने का मतलब 6 मीटर हो गया। हमसे पूछा जा रहा है पावर, पावर इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 इंटू 6 और इंटू जी का वैल्यू मेरा 10, जी का वैल्यू 10 होता है ना, जी क्यों लिख रहे बार बार 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, ठीक है। तो जी का वैल्यू 10 हो गया, और टाइम मेरा कितना है, टाइम है हमारा 10 सेकेंड, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 पचे 30, 300 वॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 45 स्टेयर्स इन 9 सेकेंड, इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट हिज पावर। ये दिया हुआ है मास, ठीक है, ये दिया हुआ है 45 और ये 15 है, तो 45 और इंटू 15 मेरा टोटल हाइट निकल जाएगा, 15 पचे 75, 5 60 और 7 67, ये हो गया 6.75, है ना। तो मेरा पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh, यानी कि 50 इंटू मेरा हो जाएगा 10 और गुना 6.75 और अपॉन कितना 9 सेकंड बोल रहा है। पॉइंट हटाते हैं, नीचे 2 शून्य लगा देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कट ही जाना चाहिए, 9 छक्के 9 सते 63 और 9 पचे 45 कट गया, 75 गुना 5 है 300 और 1 475 वाट हो गया। 75 गुना 4 300, 375 वाट, सॉरी गुना गलती कर दिए हम, है ना, 375 वाट, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट में आता है, इफ अ गर्ल विथ वेट ऑफ 40 न्यूटन, mg दिया हुआ है, mg ही दे दिया है, क्लाइम्स ऑन द रोप फॉर 20 सेकेंड्स विद द पावर ऑफ 160 न्यूटन। ये मेरा टाइम दिया हुआ है, और ये मेरा कितना दिया हुआ है, वॉट ही मतलब पावर दे दिया, सॉरी पावर ही दे दिया। हमसे पूछा जा रहा है हाइट, तो p इज इक्वल टू कितना होता है, m टाइम, तो mg का वैल्यू दिया हुआ है, तो h हमको फाइंड करना है ना, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p और t और बाई mg। पावर कितना है 160, टाइम कितना है, टाइम है मेरा 20 और बाई mg मेरा कितना है, mg कितना है 40, 20 दूना 40 और 2 से 160, 80 मीटर इज द राइट आंसर। बस अप्रोच सही लगाना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 44 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड। हर एक स्टेयर का कितना है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 44 और इंटू 15, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 6 66 और ये हो गया 6.6। हमको पावर फाइंड करना है, p इज इक्वल टू m 50, g 10 और h मेरा 6.6 और अपॉन टाइम 10 सेकेंड। पॉइंट हटाते हैं, नीचे और 10 लगाते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33, 330 वाट। गलती नहीं करना, यूनिट देखकर ध्यान में रखिएगा। बॉय 50 kg मास क्लाइम्स 43 स्टेयर्स, 15 सेम ही है, इसका आंसर आप लोग को बताना है, कमेंट में आंसर बताना है आपको, ठीक है। कमेंट कीजिए इसको, जल्दी से आंसर बताकर मेरे को कमेंट बताइए कि कितना, कमेंट में बताइए कि कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आता है, अ मोर पावरफुल इंजन कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम, लाइक एन एरोप्लेन ट्रैवल मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू अ कार इन लेस टाइम। सो एरोप्लेन इज मोर पावरफुल देन अ कार। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क परफॉर्म, पावर, एनर्जी एंड द वेव। ये किस चीज़ को बताने का कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे समझो, ठीक है, आप ऐसे समझो कि जैसे क्वेश्चंस को जैसे समझाया जा रहा है ना, वो हम देख लेते हैं। मोर पावरफुल इंजन कैन डू वर्क, ये बोला जा रहा है कि अगर ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा तो वो ज़्यादा काम करेगा इन लेस टाइम, कम समय में। लाइक एरोप्लेन, जैसे ट्रैवल मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू कार इन लेस टाइम, है ना, ट्रैवल ज़्यादा डिस्टेंस कर जाता है प्लेन
कार के अपेक्षा। सो एरोप्लेन इज मोर पावरफुल देन कार, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एरोप्लेन क्या है कि कार से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, ये हो गया इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो पावर के बारे में ही ना बता रहा है हमको कि हाँ भाई इसमें ज़्यादा पावर है तो हो गया। वर्क परफॉर्म थोड़ी बता रहा है, एनर्जी थोड़ी बता रहा है, द वेव थोड़ी बता रहा है, पावर हमसे पूछ रहा है, पावर बताया जा रहा है। हाँ देखो ये पावरफुल ज़्यादा है, ये कम पावरफुल है, तो ये पावर का कहानी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। What will be the average power required to lift an object of 80 kg to a height of 40 meter in 50 सेकेंड। हमको पावर फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू वही फॉर्मूला mgh 80, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू 40 और अपॉन कितना 40 से 50, क्योंकि टाइम मेरा 50 दिया हुआ है। तो 10 पचे 50, 5 8 40, 640 वाट। अब जूल पर सेकेंड है तो 640 जूल पर सेकेंड हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। अब पर्सन डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड, ठीक है ना। व्हाट वाज एनर्जी ही स्पेंड, कितना एनर्जी स्पेंड कर रहा है ना। अ पर्सन, क्वेश्चन में है अ पर्सन डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड, व्हाट वाज द एनर्जी ही स्पेंड। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। और ये 100 जूल एनर्जी खपत कर रहा है कितना सेकंड में, 2 सेकंड में। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 500, यानी कि 500 वॉट ये स्पेंड कर रहा है, 500 वॉट एनर्जी। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिक पावर्स फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम बहुत सारा लिखे हैं, तो P इज इक्वल टू यहाँ पर v²/r लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ये v²/r है, ठीक है ना। ये I²/r है, ये भी आई है, ऑल ऑफ दिस। तो सारा तो फॉर्मूला होता है, v²/r भी होता है, I²r भी होता है, P इक्वल टू vi भी होता है, शुरू में ही लिख दिए, तो ये ऑल ऑफ दीज हो गया। ठीक है, चलिए एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच एनर्जी ऑफ द विंड डज अ विंड मिल यूज। विंड मिल कौन सा टाइप का एनर्जी को यूज करता है, तो विंड मिल कौन सा टाइप का एनर्जी को यूज करता है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि विंड, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो हाइट से रिलेटेड होता है, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे, क्लाइम कर रहा है, हाइट पर जा रहा है, ये वो हाइट से रिलेटेड होता है। एक सिचुएशन, पोजीशन जिसको बोलते हैं, पोजीशन फैक्टर रखता है ये, ठीक है, ये पोजीशन फैक्टर रखता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं तो ये मूवमेंट फैक्टर रखता है ना, ये मूवमेंट फैक्टर रहता है। मूव कर रहा है कोई बॉडी, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, कोई चीज़ चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पंखा चलते चलते अगर उसमें कोई कीड़ा लग जाता है तो कैसे फेंका जाता है, तो पंखा का जो मूवमेंट है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी, उसमें जो उससे जो भिड़ेगा जाएगा तेल लेने के लिए, तो वही चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, विंड मिल किसका यूज़ करता है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान रखो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी होता है ना, वो कभी ना क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, ना क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ठीक है ना। ये एनर्जी हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट फॉर्म में रहता है और ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते रहता है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है कि अगर एयर का रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम जो आएगा ना, वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। और इसी लॉ को वेरीफाई किया गया, अगर आप लोग पढ़े होंगे 9th में 10th में से, इसी लॉ को वेरीफाई किया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट जो रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज़ बताया जाता है हम लोग को डेराइव करके, बट हम लोग को तो डेरिवेशन पढ़ना है नहीं, बस हम लोग ये जानना है कि आखिर क्या होता है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है।
आपसे हम पूछे ये कमेंट में, हम आप फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर आप लोगों को NCERT पूरा का पूरा NCERT क्लास 6 से लेकर 11 12 जो भी होगा, जितना भी हमारे NTPC और NTPC हो गया, चाहे SSC हो गया, चाहे और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब अगर ये आपको पूरा का पूरा समरी चाहिए होगा, अगर पूरा का पूरा वीडियो चाहिए, समरी चाहिए, पूरा का पूरा एकदम अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से पूरा का पूरा साइंस कवर, तो आप कमेंट में जरूर मेरे को बता दीजिए। कमेंट में सिर्फ आपको लिखना है यस, ठीक है ना, यस साइंस, ठीक है, और उसके बगल में NCERT, बस आपको इतना लिखना है, यस साइंस NCERT, यस साइंस NCERT। आप कमेंट में लिखिए, आप कमेंट में लिखिएगा, हमको पता चलेगा, हमको लगेगा कि नहीं वीडियो बना देना चाहिए, तो आपके लिए वीडियो वो जरूर आएगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स हैव ए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो लिक्विड, प्लाज्मा, सॉलिड, गैस, तो गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होगा? गैस में होगा। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होगा? तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगा भाई? तो गैस में होगा, है ना, ये तो हम लोग को पता चल गया। क्यों? देखिए होता क्या है कि अगर हम सॉलिड का बात करते हैं, सॉलिड का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, बहुत नज़दीक सब चीज़ लगा हुआ होता है ना, सॉलिड में, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स का अच्छा मूवमेंट नहीं होता है। अगर हम लिक्विड का बात करते हैं, अगर हम लिक्विड का बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा दूर दूर होता है, थोड़ा सा दूर दूर होता है, जिसके वजह से ये फ्लो तो कर जाता है, मतलब फ्लूइड बह जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर गैस का बात करते हैं तो गैस में क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होता है, ये बहुत भागा हुआ रहता है इधर उधर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें है तो इसमें मूवमेंट करने का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जिसमें जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उसमें उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसमें लेस काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसमें मीडियम बोल लीजिए काइनेटिक एनर्जी हो गया, और इसमें मैक्सिमम मोर काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 900 इंटू 106 जूल, नहीं 900 तो नहीं होगा, ये 900 इंटू 10⁻6 जूल है ये, ठीक है, इसको मत देखिएगा। जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ मंथ इन अ हाउस, हाउ मच दिस एनर्जी इज द यूनिट? 900 इंटू 10⁻6 है। अब ये समझिए कि क्या होता है कहानी, ये जूल है ना, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलो वॉट आवर, है ना, और 1 किलो वॉट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतना जूल होता है। तो अगर हमको निकालना है 900 इंटू 10⁻6 जूल का, तो क्या करना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा? यूनिट इज इक्वल टू टोटल मेरा कितना है 900 इंटू 10⁻6, और हमको निकालना है 3.6 इंटू 10⁻6, तो ये कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा और एक जीरो लगा दिए, 18 से काटते हैं, 18 दूना 36 और 18 पचे 90, 2 से ये 25 बार में कट गया, तो मेरा आया कितना 250, यानी कि टोटल कितना यूनिट चला भाई? तो 250 यूनिट कंज्यूम किया गया, यूनिट यूज हुआ। नेक्स्ट है व्हेन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, जब कंप्रेस्ड स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, इट कन्वर्ट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू, ठीक है ना, ये किस चीज में कन्वर्ट होता है? तो ये हो जाएगा इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर स्प्रिंग ऐसे ऐसे होता है, अगर इसको एकदम बहुत छोटा कर दिया जाएगा, तो ये जब छोड़ा जाएगा तो ये फिर से ऐसे मूव करके ऐसे भागेगा। तो ये पहले कंप्रेस किया गया, तो कंप्रेस में एनर्जी स्टोर्ड हो गया है, ठीक है ना, पोटेंशियली सिचुएशन के बेसिस पे जैसे छोड़ा गया वो खुल गया, ठीक। नेक्स्ट में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इट्स, पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगा, है ना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इट्स, किसका भाई? तो विथ इट्स हाइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाइट से रिलेटेड होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज विद द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कौन सा चलता है भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी, वो लोग हम लोग समझ ही गए, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं। व्हाट इज द एनर्जी एक्सर्टेड ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द एनर्जी एक्सर्टेड ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप, है ना, ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप। तो पोजीशन और शेप के बेसिस पर कौन सा होता है भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब पोजीशन पर तो समझ गए कि चलो भाई ठीक है, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है सो हो गया, चाहे डैम में रखा हुआ वाटर हो गया सो हो गया, वो नीचे गिरेगा,
ठीक है। लेकिन अगर शेप के बेसिस पर देखा जाए तो शेप के बेसिस पर है ना, वो स्प्रिंग वाला हिसाब हो गया, ठीक है ना, कंप्रेस्ड बॉल हो गया, ये सब चीज़ है ना। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एनर्जी इज इन द वाटर स्टोर्ड इन द डैम। अभी बात किए हम लोग क्या होता है भाई, वो पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर डैम बना हुआ है और ऊपर में ये इसका एग्जांपल लेते हैं ऐसे, घर है, घर के ऊपर में टंकी लगा हुआ होता है, ठीक है, टंकी लगा हुआ था और इससे पानी नीचे आ रहा होता है। यही टंकी अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर लगा दे तो क्या नल में पानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइट के सिचुएशन के बेसिस पर ग्रेविटी के वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी की वजह से सारे टैप्स में पानी आता है। वही होता है हमारा डैम में भी। डैम में ऊपर में पानी रखा होता है, जब उसको छोड़ा जाता है, गेट खोला जाता है, तो वो नीचे आता है और नीचे टरबाइन को वो चलाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली रिसीव्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करेगा भाई? तो काइनेटिक एनर्जी रिसीव करेगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आता है अ कार रनिंग एट हाई स्पीड। एक कार चल रहा है हाई स्पीड से, विच एनर्जी डज इट कंटेन। उसमें कौन सा एनर्जी होगा? जाहिर सी बात है, एकदम मूवमेंट है, मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना। एनर्जी का बात किया है तो कौन सा एनर्जी होगा? फ्रिक्शन फोर्स अलग चीज़ है, ग्रेविटेशन फोर्स अलग चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़ है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी इज इक्वल टू क्या, G m1m2/r²। ये इससे डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? अपोजिट ऑफ द फोर्स, अपोजिट टू फोर्स, अपोजिट टू फोर्स, ये मूवमेंट को अपोज करता है। जैसे साइकिल चलते चलते पैडल मारना छोड़ दीजिए तो रुक जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सा ऐसा चीज है जो हमेशा, कौन सा ऐसा एनर्जी है जो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कौन सा एनर्जी होगा भाई? बताओ तो भाई, कौन सा एनर्जी होगा पॉजिटिव हमेशा? तो हमेशा होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें हमेशा मूवमेंट हो रहा होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जा सकता है, ग्रेविटेशन एनर्जी भी जा सकता है, एंड स्टैटिक एनर्जी तो जाता ही है, ठीक है। नेक्स्ट में द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर दिए हैं, किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 8 kg आयरन बॉल, है ना, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। एन 8 kg आयरन बॉल एंड ऑन 3 kg एल्यूमिनियम बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर का हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी अमाउंट विल बी द सेम इन द एबव 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अगर 10 मीटर का हाइट से अगर गिराते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, हमको ये बताइए। दो बॉडी है, एक m1 है और एक m2 है। अगर इसका काइनेटिक v हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो ये 1/2 mv² हो जाएगा, ये भी 1/2 mv² होगा। इसका मास अगर अलग है, 8 kg है, ठीक है, और इसका मास 3 kg है, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों सेम रहेगा, तो ये तो गलत हो गया भाई। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा सीधे उड़ गया। आते पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी mgh होता है, तो इसका मास जब अलग है और इसका मास अलग है तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी उड़ गया भाई। मोमेंटम में बात करते हैं तो P इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला mv होता है। तो दोनों का मास अगर अलग है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? दोनों का अलग हो जाएगा, तो ये भी उड़ गया। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन। तो 10 मीटर के हाइट पर अगर कोई बॉडी, मतलब वो सब जो बॉडी गिर रहा है, तो 10 मीटर के हाइट पर जब आएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? वो सेम होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, मजा लगा क्वेश्चन को समझ के बनाने में। नेक्स्ट में आते हैं, व्हेन अ कंप्रेस्ड स्लिंकी, स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, इज रिलीज, इट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी इनटू किस में? काइनेटिक एनर्जी में। ये क्या चीज में चेंज हो जाता है भाई? तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्यों ये चेंज हो जाता है? जैसे मान लीजिए वो सिकड़ा हुआ है, अब जैसे ही छोड़ देते तो वो क्या होता है? उसमें मूवमेंट आता है। अगर उससे कोई बॉडी रख दिया, जैसे बचपन में हम लोग एक ठो बंदूक खरीदते थे जिसमें आगे में लगा हुआ रहता था गोली, और जो जाके मिरर में चिपक जाता था, तो वो क्या करते थे? बंदूक को जैसे गोली उसमें जैसे ही डालते थे और प्रेस करते थे तो वो अंदर जाके क्या होता था? स्प्रिंग को स्क्वीज कर देता था, और जैसे ही ट्रिगर मारते थे तो स्प्रिंग खुल जाता था, और जिसकी वजह से और उसी का ताकत से क्या होता था? गोली निकलता था और जाकर चिपक जाता था। तो बोला हो गया। मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी और प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को अगर ऐड करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है भाई? तो हीट एनर्जी
हीट एनर्जी क्या होता है, तो हीट एनर्जी हो गया हमारा क्या, कोई भी बॉडी जब एक दूसरे से टकराता है, कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरा तो उसमें हीट एनर्जी क्या बोलते हैं, जनरेट होता है। केमिकल एनर्जी हो गया हमारा, केमिकली कोई भी चीज़ रिएक्शन कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना कुछ भी रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो उसमें केमिकल एनर्जी हो रहा है, हीट एनर्जी उससे भी निकल रहा है, ये सब सारा चीज़। व्हाट इज द एनर्जी इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स में कौन सा एनर्जी होता है भाई, क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है या काइनेटिक एनर्जी होता है, तो कंप्रेस्ड स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है। कंप्रेस्ड स्ट्रिंग है सिर्फ, उसको खोला नहीं गया चाहे छोड़ा नहीं गया, ये नहीं कहा गया है ना, कंप्रेस्ड रिलीज नहीं किया गया, जैसे कि पहले क्वेश्चन में रिलीज किया गया था, यहाँ पर कंप्रेस्ड स्ट्रिंग है और ये पोटेंशियल एनर्जी में ही रखेगा। नेक्स्ट है, अच्छा लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाय विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है, 1/2 mv² से, ठीक है, mv² से। तो मास हमारा कांस्टेंट, तो अगर वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी का स्क्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू v, अगर v बढ़ाते हैं तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें ऑप्शन टिक करें तो हमारा स्पीड, अगर स्पीड को बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज करके दे देगा, यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सारा क्वेश्चंस और वर्क और एनर्जी से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा, आपको थ्योरी समझ में आया होगा, आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा मेरा मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर नए हैं, अगर आप लगता है कि नहीं भाई हमसे कुछ अच्छा आपको कंटेंट मिल सकता है ना एग्ज़ाम्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।